तो जैसा कि हमने देखा कि बंगाल की शुरुआत हमने पालाद से लेकर कहाँ तक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ तक की पूरी हिस्ट्री हमने बंगाल की देख ली। अब कहानी आती कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बंगाल में क्या घटना घटती है या क्या होता है, ठीक है, उसको समझेंगे। तो अब यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। तो वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक तक की पूरी कहानी लिख लिया कि मोहम्मद बिन तुगलक ट्राई करता है, लेकिन जब दिल्ली सल्तनत वीक होती है तो बंगाल अपने आप को इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट में के रूप में अलग कर लेता है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, तो लिखिएगा, लिखिए इन 1342 CE, 14th सेंचुरी हुआ, 13th में पहुंच, इसका मतलब कि 14th सेंचुरी, वन ऑफ द नोबेल्स, हाजी, क्या नाम है, हाजी इलियास, हाजी इलियास खां। तो नोबेल्स ही होंगे, दिल्ली सल्तनत में जो प्रोविंस का हेड है क्या है, नोबेल है या गवर्नर। तो ये क्या करता है, हाजी इलियास खां, नोबेल हाजी इलियास खां यूनाइटेड बंगाल, यूनाइटेड द बंगाल एंड became its ruler and led the foundation of इलियास शाह डायनेस्टी। तो यूनाइटेड का क्या, तो हमने देखा था गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। तो इसने नोबेल, जिसका नाम क्या है, हाजी इलियास खां, इस हाजी इलियास खां ने तीनों हिस्सों को एक किया और खुद को बंगाल का सुल्तान घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। और क्या रखा, इलियास शाह डायनेस्टी की शुरुआत हुई कहां, बंगाल में। कहानी समझ में आई। तो अब बंगाल में कौन सी डायनेस्टी चलेगी, इलियास डायनेस्टी, इलियास शाह डायनेस्टी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, इलियास शाह के बारे में, इसके बारे में, हाजी इलियास शाह के बारे में। तो लिखिए, पहला हाजी, पूरा नाम अगर लिखा जाए तो हाजी शमसुद्दीन, हाजी शमसुद्दीन इलियास खां। इसका पूरा नाम क्या है, हाजी शमसुद्दीन इलियास खां। कब से, 1342 से लेकर 1357 CE, लगभग कितने, 15 साल तक ये राज करता है। तो पहला दिल्ली सल्तनत के से अलग होने के बाद पहला इंडिपेंडेंट बंगाल का रूलर है, जिसका नाम है हाजी शमसुद्दीन इलियास खां, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखिए, कुछ इसके बारे में और लिख लीजिए। एक मिनट, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, हाजी शमसुद्दीन इलियास खान, यानी कि इलियास खां के बारे में पढ़ेंगे। तो इलियास खां के बारे में लिखिए, सिंपल सा, यहाँ तो हमने देख ही लिखा, क्या लिखा, फाउंडर ऑफ इलियास डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ इलियास डायनेस्टी, ठीक। और इसने क्या किया, एंड
यूनाइटेड द बंगाल। यूनाइटेड क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको पहले मैंने बता चुका है कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, बता चुका हूं। तो उन तीनों हिस्सों को यूनाइट करके ये क्या बना? सुल्तान यानी कि राजा बना। ठीक, इसने क्या किया? लिखिएगा he extended up to चंपारण एंड गोरखपुर, अप टू चंपारण, गोरखपुर एंड ट्राइड अप टू बनारस, और बनारस तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की। तो सोचिए, बंगाल में ये है, और बंगाल से चंपारण अगर आप देखोगे मैप में तो बिहार का एक जिला पड़ता है चंपारण, ठीक है। तो उस चंपारण को भी ये जीता, और गोरखपुर तो यूपी में आता है, वहां तक के हिस्से को जीता, और वहां से भी आगे बढ़कर कहां पहुंच गया? ये बनारस तक पहुंच गया। कहां तक? बनारस तक पहुंच गया। तो अगर आप थोड़ा सा इंडिया का एक बार मैप देखो तो आपको आइडिया लगेगा। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। देखिए, ये वाला हिस्सा आपका बंगाल का हिस्सा है। तो यहाँ जब आप आगे बढ़ोगे तो देखिएगा, यहाँ छपरा है, छपरा के बाद इधर कहीं चंपारण है, ठीक है, और इधर के बाद यहाँ पर है गोरखपुर, ठीक है, यहाँ पर है, हाँ, यहाँ पर है गोरखपुर। और इस गोरखपुर से भी ये आगे बढ़ा तो यहाँ पर कहाँ आ गया? बनारस। यहाँ मिर्ज़ापुर इलाहाबाद, यहीं पर बनारस है, मिर्ज़ापुर के पास। ये रहा बनारसी। तो देखिए, गोरखपुर, बनारस, ये पूरा हिस्सा यहाँ तक कंट्रोल कर चुका है, यहाँ तक कंट्रोल कर चुका। तो ये क्या हो गया? ये उत्तर प्रदेश का पूरा वेस्ट वाला हिस्सा, सॉरी ईस्ट वाला, ईस्टर्न यूपी का मैक्सिमम हिस्सा ये अपने कंट्रोल में ले लिया। अगर आप पेज पलट लो तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका बंगाल है। इस बंगाल से आगे बढ़ा तो कहाँ? पटना, पटना के बाद ये देखिए, ये गोरखपुर, ये बनारस। तो ये गोरखपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर, ये पूरा हिस्सा यहाँ तक आ गया। अब सोचिए, ये कहाँ से? बंगाल से चलते हुए यहाँ तक आना, इस हिस्से तक। कहाँ तक? इस हिस्से तक आना। तो ये कहाँ है? ये तो सीधे सीधे दिल्ली सल्तनत का बॉर्डर आ गया ना। ये तो यहाँ तक, इसका मतलब क्या? दिल्ली सल्तनत से तो टकरा गया। और दिल्ली सल्तनत में अभी कौन बैठा है? फिरोज शाह तुगलक बैठा है। टाइम पीरियड देखिए, 1342 से 1357। तो इस वक्त अगर आप दिल्ली सल्तनत में जाकर देखोगे तो यहां पर दिल्ली सल्तनत का कौन है राजा इस वक्त? फिरोज शाह तुगलक है। तो जब ये बनारस में आता है और बनारस को कंट्रोल कर लेता है कौन? इलियास खां। तो अब इसका क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके साथ? फिरोज शाह तुगलक के साथ। तो लिखिएगा, नाउ कॉन्फ्लिक्ट विथ फिरोज शाह तुगलक। नाउ कॉन्फ्लिक्ट विथ फिरोज शाह तुगलक। ठीक, अब फिरोज शाह तुगलक के पास फिर भी कुछ भी है तो ठीक ठाक सेना थी। क्या थी? ठीक ठाक सेना थी। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? तो नाउ कॉन्फ्लिक्ट विद फिरोज शाह तुगलक, तो इसमें बस इतना समझिए कि इलियास खां की हार हो जाती है। क्या होती है? इलियास खां की हार हो जाती है। तो नाउ कॉन्फ्लिक्ट विद फिरोज शाह, तो लिखिएगा, इलियास खां साइन ए ट्रीटी
signed a treaty with Firoz Shah and river and river Kosi river Kosi was accepted as the boundary between Delhi Sultanate and बंगाल और दिल्ली सल्तनत के बीच में कोसी रिवर को बाउंड्री के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और कोसी रिवर को आपको मैंने कहां पर, अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो कोसी रिवर को मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिसको क्या कहा जाता है, कोसी रिवर को द सॉरो ऑफ बिहार, बिहार का सौरो यानी बिहार का दुख कहा जाता है कोसी को, क्योंकि इसमें बाढ़ बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है, पानी का लेवल बहुत तेजी से घट जाता है कोसी रिवर को। तो कोसी रिवर को अगर आप देखोगे, वहाँ जाकर आप ज्योग्राफी में देखना, आपको दिखेगा कोसी रिवर को बाउंड्री बना दी जाती है बंगाल और दिल्ली सल्तनत के बीच की। और इसके बाद अब दिल्ली सल्तनत इधर अपना जो होता रहता है सो होता रहता है, लेकिन बंगाल वाले अब कोसी किधर नहीं आएंगे, बंगाल वाले अब कोसी किधर नहीं आते हैं और अपना आराम से अब ये क्या करता है, ईस्ट के साइड में अब इतना एक्सपेंशन करेगा। अब ये वेस्ट साइड में एक्सपेंशन करने नहीं आएगा, अब ये क्या करेगा, ईस्ट साइड में अपना एक्सपेंशन शुरू करता है। तो बंगाल के ईस्ट में क्या पड़ता है, असम, क्या पड़ता है, असम, अहोम, या उससे भी पहले अगर देखा जाए जिसको क्या कहते थे, कामरूप कहता, क्या कहा जाता था, कामरूप किंगडम। असम को क्या कहा जाता था, कामरूप किंगडम। तो यहां लिख लीजिए, लिखिएगा, नाउ इलियास शाह extended his control over the kingdom of कामरूप, जिसको हम लोग क्या जानते हैं आज के डेट में, मॉडर्न असम। और मॉडर्न असम को आज का असम ही मत समझिए, मॉडर्न असम का मतलब भारत के पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, उसमें असम भी आएगा, मेघालय भी आएगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ तक कि म्यांमार के हिस्से, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा आप यूँ समझिए कि वेस्ट बंगाल के बाद का जो नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का जो पूरा हिस्सा है, वो सब का सब क्या है, कामरूप, यानी कि उस वक्त का असम है वो। 1935 में म्यांमार ने इंडिया से अलग हुआ, उस अंग्रेजों ने किया, उससे पहले तो वो क्या था, इंडिया के में ही तो था म्यांमार भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि अब ये असम की तरफ जाएगा और असम के बाद ये क्या करता है, उड़ीसा वगैरह पर भी कंट्रोल करता है, वहाँ से ट्रिब्यूट लेता है, पर उतना ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब है कि इस तरह से ये एक अच्छे खासे टेरिटरी को एक्वायर करके बंगाल का एक अच्छा खासा क्या करता है, एक्सटेंशन कर देता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए, हाजी इलियास शाह डाइड इन
1357 CE and his son कौन? सिकंदर and his son सिकंदर succeeded the throne। तो इसकी डेथ के बाद क्या होता है? सिकंदर थ्रोन पर बैठ जाता है। अब क्या होता है कि सिकंदर के थ्रोन पर बैठने के बाद होता क्या है कि एक बार फिर से फिरोज शाह तुगलक बंगाल को एनेक्स करने की कोशिश करता है। तो यहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा इस तरह से लिखिएगा। लिखिए, नाउ, ये पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, ठीक है। बस यहीं तक हमें इलियास के बारे में पढ़ना था। अब थोड़ी सी हम लोग कहानी पढ़ लेंगे। तो लिखिएगा, नाउ फिरोज शाह तुगलक। नाउ फिरोज शाह तुगलक कब? इलियास खां की डेथ के बाद, क्योंकि इलियास शाह के साथ तो ट्रीटी साइन हुई है कि कोसी रिवर ही दोनों किंगडम की बाउंड्री रहेगी। लेकिन अब क्या हुआ? इलियास खां की डेथ हो गई और सिकंदर उसका बेटा गद्दी पर बैठा। तो फिरोज शाह को लगा कि बंगाल तो क्या है, एक अच्छा उपजाऊ एरिया है। अगर वो एरिया हमारे कंट्रोल में रहेगा तो हमें अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। और फिरोज शाह हर वो कोशिश करता था जिससे कि राज्य की रेवेन्यू बढ़े। तो फिरोज शाह ने कोशिश किया बंगाल को अपने अंडर में लेने की। तो नाउ फिरोज शाह तुगलक ट्राइड टू एनेक्स बंगाल। नाउ फिरोज शाह तुगलक ट्राइड टू एनेक्स बंगाल बट सिकंदर ऐसे लिखेगा, हाँ, बट सिकंदर followed tactics of his father, and Firoz Shah failed to annex it। तो फिरोज शाह क्या हो गया? फेल हो गया। और इसके बाद फिर क्या हुआ? बंगाल को लगभग 200 सालों तक लोगों ने चुपचाप अकेला छोड़ दिया। ये कोशिश थी, दिल्ली सल्तनत की लास्ट कोशिश थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने की। इसके बाद देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत क्या हो गया? बिल्कुल ही वीक हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल ही वीक। ये घटना कब की है? ये घटना अगर आप चाहो तो यहां पर लिख लो 1358 सीई के आसपास की है। 1358 सीई के आसपास की ये घटना है। तो यहां पर फिरोज शाह तुगलक फेल होता है। इसके बाद अब दिल्ली सल्तनत इतनी वीक हो चुकी है कि दिल्ली सल्तनत कोई राजा अपने आसपास के एरिया पर कंट्रोल करना मुश्किल है। कि सैयद बिल्कुल कमजोर, लोधी भी कोई खास असर नहीं डाल पा रहे थे। और लोधी के बाद बाबर आ जाता है, बाबर के बाद हुमायूं आ जाता है। और हुमायूं को तो बंगाल का ही शेरशाह सूरी, यानी कि बिहार का बंगाल का शेरशाह सूरी हुमायूं को ही भगा देता है इंडिया से बाहर। तो यूं कहा जाए कि फिरोज शाह तुगलक के बाद अब अगर कोई बंगाल को अपने अंडर मिलाएगा तो वो मुगल्स मिलाएंगे, लेकिन लंबे समय के बाद। तो यहां पर चाहिए तो एक लाइन आप लिख लीजिए। लिखिए, आफ्टर दिस
After this Bengal was left after this Bengal was left alone after this Bengal was left alone for about 200 years 200 years and again invaded by Mughals in 1538 CE। तो लगभग 200 साल बाद मुगल्स जाकर फिर से यहाँ पर अपना पावर इस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि दिल्ली के कंट्रोल में बंगाल आता है और तब से लेकर आज तक बंगाल दिल्ली के कंट्रोल में है। ठीक है। हाँ, अब अलग बात है कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा एक अलग देश ही बन गया, कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल अभी दिल्ली के कंट्रोल में है। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई कि हाजी इलियास खां बंगाल को दिल्ली सल्तनत से अलग करता है। उसके बाद वो कहाँ तक, बनारस तक कंट्रोल करता है। बनारस कंट्रोल करने की वजह से डायरेक्ट वो फिरोज शाह तुगलक के साथ, यानी कि जो दिल्ली की बाउंड्री है उसके सीधे संपर्क में आता है। तो फिरोज शाह तुगलक और हाजी इलियास खां के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट में हाजी इलियास खां की हार होती है और ट्रीटी साइन करनी पड़ती है और उस हिसाब से रिवर कोसी बन जाती है दिल्ली सल्तनत और बंगाल के बीच की बाउंड्री। अब क्या होता है, ये इलियास खां उसके बाद कहाँ पर, असम, यानी कि जिसको उस वक्त कामरूप कहते हैं और आज के लिए असम कहते हैं, वहाँ पर अपना कंट्रोल बढ़ाता है। बाद में 1357 में इसकी डेथ हो जाती है। इसका बेटा सिकंदर गद्दी पर बैठता है। सिकंदर के गद्दी पर बैठते ही फिरोज शाह तुगलक एक बार कोशिश करता है कि बंगाल उसके कंट्रोल में आ जाए। क्यों? क्योंकि बंगाल से अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होनी है। बट सिकंदर भी चालू रहता है और वो टैक्टिस लगाकर किसी तरह से बच जाता है और बंगाल फिरोज शाह तुगलक के कंट्रोल में नहीं आ पाता। इसके बाद अब कोई राजा, क्योंकि अब दिल्ली सल्तनत इतनी वीक हो चुकी है कि अब सैयद या लोधी, दिल्ली सल्तनत का कोई भी राजा बंगाल को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता ही नहीं है। और लोधी के बाद आता है बाबर के बाद आता है हुमायूं। तो कुल कह लीजिए इतने ज़्यादा इनमें अब दिल्ली सल्तनत में ही कोई मजबूत शासक नहीं है। तो जब तक दिल्ली सल्तनत में मुगल्स पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पाते तब तक बंगाल लगभग 200 सालों तक एक तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में बना रहता है। ये कहानी है किसकी, बंगाल की। कब तक की, 1358 तक। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती कि 1358 से लेकर 1538 तक, यानी कि कब से, 1358 से लेकर कहाँ तक, 1538 यहाँ तक, इसके बीच में क्या घटना घटती है, इसके बीच में क्या होता है, कौन राजा बनता है, किस तरह की बातें होती हैं, उनको भी थोड़ा जानना है। बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन कुछ हिस्से हमें जानने हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस 200 साल में, इस जब तक बंगाल आज़ाद है, दिल्ली के कंट्रोल में नहीं है, तब तक बंगाल में क्या होता है, कैसे बंगाल डेवलप करता है, कैसे बंगाल का कल्चर, बंगाल का लैंग्वेज, बंगाल का आर्ट, ये सब चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे। कहानी समझ में आ रही है कि बंगाल 1342 में दिल्ली सल्तनत से अलग होता है इलियास खां के अंडर। उसके बाद 1358 में फिरोज शाह कोशिश करता है बंगाल पर
कब्जा करने की, यानी कि दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में लाने की, बट फेल हो जाता है। और 1358 के बाद से लेकर 1538 तक लगभग 200 साल तक बंगाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रहता है, जब तक मुगल साम्राज्य का उस पर दोबारा कंट्रोल नहीं आ जाता। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में क्या होता है ऐसा कि बंगाल एक अपने आप में यूनिक कल्चर, यूनिक डाइवर्सिटी के साथ डेवलप हुआ, उसके बारे में हम लोग अब यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ तक की कहानी मुझे लगता है आप क्लियर हो गई होगी। तो अब इसके आगे हम लोग इन 200 सालों में लगभग, यानी कि हाजी इलियास खां और सिकंदर के बाद कौन वो शासक आते हैं और कौन अंतिम शासक रहता है जिसके बाद मुगल साम्राज्य का कंट्रोल आ जाता है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं।